दोस्तों ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जिससे एक सिस्टम यानी कि एक स्टार अपने अराउंड दूसरे प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज को पकड़े रख सकती है। अब यार जो स्टार जितना ज्यादा गर्म होता है वो उतना ही ज्यादा एनर्जी को एमिट करता है और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उस स्टार के कोर में उतनी ही ज्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर फ्यूजन होगा एंड कोर में हैवियर एलिमेंट्स बनेंगे जिससे स्टार का वजन काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा। मतलब कि एक स्टार की एनर्जी यानी कि उसकी गर्मी ही उसके वजन के बारे में काफी कुछ बताती है और इसी से हमें ये पता चलता है कि उस स्टार की ग्रेविटी कितनी ज्यादा होगी एंड उसका सोलर सिस्टम कितना बड़ा हो पाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे सूरज को ही ले लो जो कि इस यूनिवर्स का एक एवरेज साइज का स्टार है और इसकी एनर्जी आउटपुट अच्छी खासी है जिसके कारण हमारा सोलर सिस्टम ऊट क्लाउड तक तकरीबन 1 से 2 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे किसी स्टार की साइज और गर्मी कम होती है उसके लिए किसी सोलर सिस्टम को पकड़े रख पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब दोस्तों जरा इस ग्राफ में देखो, यहाँ जैसे जैसे हम मेन सीक्वेंस स्टार कैटेगरी में नीचे जाते हैं तो स्टार की साइज और टेम्परेचर कम होता जाता है। अब जरा इस चार्ट में देखो, हमारा सूरज जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार में आता है। अब इससे छोटा के टाइप स्टार होते हैं जिसे हम ऑरेंज ड्वार्फ कहते हैं और इससे नीचे होता है एम टाइप मेन सीक्वेंस स्टार जिसे हम कहते हैं रेड ड्वार्फ स्टार, जो कि बहुत ठंडे स्टार्स होते हैं और उनकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, मतलब बहुत ज्यादा कम। अब इन रेड ड्वार्फ स्टार में जो सबसे छोटे स्टार्स होते हैं ना उनकी एनर्जी एमिशन बहुत ही कम होती है और इसी कारण इन्हें अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है और इनके छोटे साइज और कम एनर्जी के कारण उनके पास प्लैनेट्स या एक बड़ा सोलर सिस्टम का होना संभव नहीं माना जाता था, जब तक कि हमने चिले के ला सिला ऑब्जर्वेटरी के ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल स्मॉल टेलीस्कोप एज नोन एज ट्रैपिस्ट से एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन की ओर देखा, जहां हमें मिला ट्रैपिस्ट 1 सोलर सिस्टम। अब दोस्तों अगर आप एक स्पेस एंथुसियास्ट हो तो आपने इस फेमस स्टार सिस्टम के बारे में तो जरूर सुना होगा, राइट? ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मिली पहली अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार थी जिसके पास एक नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 7 प्लैनेट्स मिले थे, जिनमें से 4 प्लैनेट्स इसके हैबिटेबल जोन के अंदर थे और ये अब तक के मिले सबसे ज्यादा प्लैनेट्स है एक सिंगल स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर। अब मैं यहाँ बता दूं कि ये सोलर सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है एंड ये पूरा सिस्टम केवल सूरज और मरकरी के डिस्टेंस के बीच में फिट बैठ सकता है। अब दोस्तों ये तो थी स्टोरी यूनिवर्स के सबसे पहले अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार सिस्टम की, लेकिन इस खोज के बाद हमें ऐसे किसी भी दूसरे अल्ट्रा कूल स्टार के पास प्लैनेट्स नहीं मिले थे और सबको यही लग रहा था कि ट्रैपिस्ट 1 ही एकमात्र सिस्टम है जिसमें ये पॉसिबल हो पाया। लेकिन रिसेंटली नासा के टेस स्पेसक्राफ्ट ने एक और अल्ट्रा कूल स्टार सिस्टम को खोज निकाला है एंड वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जेम्स वेब का नेक्स्ट टारगेट होना ही चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्या है खास इस सोलर सिस्टम में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं अल्ट्रा कूल सोलर सिस्टम की सैर पर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टार्स है। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एस्टिमेशन के हिसाब से अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही तकरीबन 100,000 मिलियन स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं और ये अपने आप में इतना बड़ा नंबर है कि आपकी उम्र बीत जाएगी पर आप कभी भी उसे उंगलियों पर गिन ही नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि वैज्ञानिक इन स्टार में से कैसे पता लगाते हैं कि किस स्टार के पास प्लैनेटरी सिस्टम हो सकता है और किसके पास नहीं। वेल दोस्तों ये काम करती है टेस सैटेलाइट। दोस्तों टेस यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसी सैटेलाइट है जिसे 18 अप्रैल 2018 के दिन सिर्फ इसीलिए लॉन्च किया गया था ताकि ये ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग एक्सोप्लैनेट्स और उनके होस्ट स्टार को आइडेंटिफाई करके उनकी डिटेल्स धरती पर भेज सके। दोस्तों ये सैटेलाइट धरती के ऊपर अंतरिक्ष में हजारों स्टार्स पर नजर रखती है और जैसे इसे अर्थ और स्टार के बीच में एक हल्की सी भी डार्क स्पॉट दिखाई देती है, उसका एआई अपने आप उस छोटे से स्पॉट को आइडेंटिफाई करके उसकी तस्वीर और उसकी डिटेल्स कैप्चर करने की कोशिश करने लगता है और अपनी तरफ से जांच पूरी करने के बाद उसे धरती पर भेज देता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारी धरती है और धरती से तकरीबन 100 लाइट ईयर्स दूर एक स्टार मौजूद है। अब अगर हम लोग धरती के नजरिए से देखेंगे तो हमें तो सिर्फ वो स्टार चमकता हुआ यानी कि टिमटिमाता हुआ ही दिखाई देगा, है ना कि जो स्टार के चारों तरफ मौजूद प्लैनेट्स। लेकिन तारे के चारों तरफ परिक्रमा करते वक्त हर प्लैनेट
एक ना एक बार एक ऐसी कंडीशन में जरूर आता है जब वो अपने होस्ट स्टार और धरती के बीच आकर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से जिस स्टार को ये सैटेलाइट ऑब्जर्व कर रही थी उसमें छोटा सा मतलब एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट का डार्क स्पॉट देखने को मिलता है, जो कि इस वजह से क्रिएट होता है क्योंकि वो प्लैनेट उस एरिया की सनलाइट को कुछ वक्त के लिए ब्लॉक कर देती है। और फिर उसी ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे वैज्ञानिक इस बात का पता लगा लेते हैं कि उस स्टार के ऑर्बिट में कितने ग्रह मौजूद है, वो किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि जिस कॉस्मोस में इतने सारे स्टार मौजूद है वहां पर सिर्फ एक छोटी सी टीम उन सभी को आइडेंटिफाई करके उनकी डिटेल्स नहीं निकाल सकती, और इसी वजह से इस डेटा को दुनिया भर की कई बेहतरीन टीम के साथ साझा किया जाता है, जिनको उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी दी गई है। अब एग्जाम्पल के लिए हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट की जांच कोई और करेगा, स्ट्रेंज एक्सोप्लैनेट की कोई और इसी तरह से हर एक इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट अलग अलग दिया गया है ताकि हर चीज की जांच एक्सपर्ट्स ही करे और किसी भी तरह का मिस्टेक ना हो। अब दोस्तों इन्हीं अलग अलग टीम्स में से यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के अंडर एक प्रोजेक्ट ऑपरेट किया जाता है जिसका नाम है स्पेक्युलूस, स्टैंडिंग फॉर सर्च फॉर हैबिटेबल प्लैनेट्स इक्लिप्सिंग अल्ट्रा कूल स्टार्स। अब दोस्तों यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट, दरअसल दोस्तों इस फुल फॉर्म में ऑर्बिटिंग की जगह पर इक्लिप्सिंग का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है क्योंकि अगर अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो प्लैनेट्स इन स्टार्स पर धरती के नजरिए में तो एक तरह से इक्लिप्स यानी कि ग्रहण ही लाते हैं। खैर यार इस टीम का तो काम ही है ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना जो हद से ज्यादा ठंडे स्टार्स के चारों तरफ रिवॉल्व करे। अब दोस्तों इस टीम को एक्साइटमेंट भी बहुत होती है ऐसे स्टार्स की खोज करने के बाद, लेकिन ये डिस्कवरीज जितनी ज्यादा एक्साइटिंग होती है उतना ही ज्यादा ये सबका दिमाग भी खराब करती है। और ऐसा क्यों, चलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। अब देखिए अगर आप भी मेरी तरह एक स्पेस साइंस लवर हो तो इतनी तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि एक स्टार का कोर ही उसका सब कुछ होता है। स्टार का कोर जितना पावरफुल होगा उतनी ही ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा उसके द्वारा रिलीज की जा रही सोलर विंड उसकी पावर और उतनी ही ज्यादा उसकी हीट होगी। राइट अब सीधे तौर पर बात करें तो एक स्टार की हीट इज समहाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेबिलिटी एंड पावर, और यही कारण है कि कई बार एक स्टार की हीट और उसका एवरेज टेम्परेचर जान लेने के बाद वैज्ञानिकों को उसकी पूरी ताकत और काबिलियत का अंदाजा लग जाता है, जो कि 99% बार एक्यूरेट ही निकलता है। लेकिन ऐसे में जब ये अल्ट्रा कूल स्टार्स मिलते हैं तो ये हमारी पूरी नॉलेज में एक तरीके से दाग लगा देते हैं कि अभी हम ब्रह्मांड में सिर्फ एक मेहमान की तरह है, क्योंकि इनका मिलना हमें यूनिवर्स की बिल्कुल ही एक दूसरी साइड दिखाता है और मानो हमें ये डांट कर बताता है कि एक स्टार की हीट कम होने के बावजूद भी उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी इतनी ज्यादा हो सकती है कि वह अपने बड़े और विशालकाय सौर मंडल को ढाल सके। अब एग्जांपल के लिए अगर हम लोग अभी पिछले ही हफ्ते डीपली एक्सप्लोर किए गए स्टार LP8909 की बात करें तो इसका टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 2500 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, और इसके बावजूद ये अपनी लिमिट के अंदर दो सुपर अर्थ्स को शरण दिए हुए है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी से 105 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित ये स्टार LP8909 हमारे सूर्य से सिर्फ 12% वजन के बराबर है, और इसके अलावा इसकी रेडियस भी सूरज के मुकाबले सिर्फ 15% ही आंकी जाती है, जो अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो किसी भी स्टेट में बाकी सोलर सिस्टम को स्थापित करने वाले स्टार में कहीं टिकता भी नहीं है। मगर यार इसके बावजूद भी इसके पास 2 सुपर अर्थ्स है, यानी कि धरती से भी बड़े ग्रहों का होना हमें अपने अंडरस्टैंडिंग को रीडिफाइन करने का संकेत देता है। अब दोस्तों अभी तक इंसानों द्वारा पाया गया ये दूसरा सबसे ठंडा स्टार है जो किसी सोलर सिस्टम को होल्ड करता है, और अभी तक इसके सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही प्लैनेट्स खोजे गए हैं। पहला प्लैनेट है LP8909b, धरती के मुकाबले ये 30% बड़ा है, जो अपने छोटे से स्टार का एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 2.7 डेज में कंप्लीट कर लेता है। खैर अब ना तो ये प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है और ना ही इसके बारे में कोई ऐसी खास बात है जिस वजह से वैज्ञानिक इसमें खासा दिलचस्पी ले, लेकिन जिस चीज ने वैज्ञानिकों का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया है वो है इसी सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट LP8909c। दोस्तों LP8909c धरती के मुकाबले 40% बड़ा है, और ये अपने स्टार के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन तकरीबन 8.5 दिनों में पूरा कर लेता है। लेकिन इसके बारे में जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन
जोन में आता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि ये प्लैनेट हर एंगल से वो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है जिससे यह माना जा सके कि शायद इसमें ऑर्गेनिजम्स अपने अर्ली स्टेज पर हो सकते हैं। लेकिन अफसोस कि अभी हम इसे अपने सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट से इन्वेस्टिगेट नहीं करवा पाए हैं। अब दोस्तों अपनी जुपिटर वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी प्लैनेट के बारे में अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें अलग अलग स्पेक्ट्रम में उसकी जानकारियां लेनी होती है, और जहां बात स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड की आती है वहां पर इस वक्त इंसानों की सिर्फ एक ही उम्मीद बची है और वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दोस्तों टेस्ट सैटेलाइट बेशक ही बहुत पावरफुल है, लेकिन चीजों की इंफ्रारेड लाइटिंग को कैप्चर करने के लिए वो अभी भी कहीं स्टैंड नहीं करता। ऐसे में इस ग्रह को भी वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब की टारगेट लिस्ट में डाल दिया है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमें इस प्लैनेट के भी साफ हालचाल मिल जाएंगे, जिसके बाद हमें ये एनालाइज करने में आसानी होगी कि क्या वाकई कोर की एनर्जी और स्टार का टेम्परेचर ही वो मीडियम है जिससे हम उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर एक स्टार के बेसिक स्ट्रक्चर में अभी भी कोई ऐसी कड़ी है जिसे एक्सेप्शनल केसेस में हम गौर नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सौर मंडल के अलावा इससे भी ऊपर आने वाला ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम है जो कि 1-2 नहीं बल्कि 7 ग्रहों को अपने आसपास बांधे रखता है, और जिसमें से 4 प्लैनेट्स इसके हैबिटेबल जोन में आते हैं, और उन सभी प्लैनेट्स का होस्ट स्टार है ट्रैपिस्ट 1। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि ट्रैपिस्ट 1 जो है वो LP8909 से भी ज्यादा छोटा है और ज्यादा ठंडा है, फिर भी इसके पास ज्यादा प्लैनेट्स है। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इस दूसरे वाले अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार के पास भी और भी ग्रह मौजूद हो और जिसे हमने अभी तक नहीं देखा हो। क्या पता हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इसके और भी नए ग्रहों के बारे में पता चले और इसके कई सारे राज निकल कर आए। वैसे दोस्तों क्या आप नहीं चाहते कि इस ग्रह को भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जाकर देखे? हाँ या नहीं, अपने राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आप नए चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।